हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 के लिए हम इतिहास विषय की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज की हमारी क्लास है जो वो होने वाली है ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश शासन की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उस दौरान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया। आज की अगर बात करेंगे तो हम खास तौर से इतने टॉपिक आपके जो है कवर होने वाले हैं। अंग्रेज़ों की जो है आर्थिक नीतियाँ क्या थीं, आर्थिक नीतियाँ क्या थी उनकी, तो पहला टॉपिक जो है ये कवर होगा। दूसरा जो टॉपिक आपका कवर होगा वो होगा धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत कवर होने वाला है। और तीसरा टॉपिक जो कवर होगा वो औद्योगिकरण को लेकर के जो है टॉपिक कवर होगा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के समय पर भारत के उद्योग स्थापित हुए या फिर किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उद्योगों को घाटा दिया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। ये चीज़ें जो है आपके जो है दिमाग में आज छपने वाली हैं। मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। और आपको पता होगा कि कभी क्वेश्चन हो रहे हैं, हालांकि यह क्वेश्चन सिर्फ ही हम कर रहे हैं अपने टॉपिक, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित क्लास नहीं है। इसमें आपके टॉपिक के टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो इसे सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित मत करिएगा कि हमने क्वेश्चन लगाए हुए हैं। क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन टिक कर लेना। हम जो है टॉपिक की जड़ें समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की वैसी क्लास है आप कि जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से क्या करना, टॉपिक को कवर करना। और यह जो है एक क्या है, बेस्ट तरीका होता है, मतलब कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए। वरना इतिहास पूरा करने में जो आप टॉपिक वाइज करते हैं, एक एक चीज़ें लिख करके की जाएँ तो उसमें 1 साल का समय लगता है। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि परीक्षा के टाइम पर आप जो है थ्योरी समय जो है पूरा कर लें। तो ये क्या है, ये तरीका है एक जो उस तरीके से जो हम क्या है चीज़ें पूरी कर सकते हैं। सही बात करें तो फ़िलहाल में आज हो चुके हैं हम लेट। और लेट होने का कारण है भाई अपन का सो जाना। एक्चुअली में क्या होता है कि चाहे कितना भी प्रयास करें लेकिन शरीर में जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसे मिनिमम नींद देनी ही होती है, अन्यथा मानसिक स्तर पर क्या होता है, आघात होता है। तो ऐसे में दोपहर में थोड़ा सा जल्दी मतलब निपट गया। मेरे पास में 1 घंटे का टाइम था तो मुझे लगा कि मुझे हायर एजुकेशन पढ़ लेना चाहिए, नेट का पेपर था। तो मैं हायर एजुकेशन को जो है पढ़ने लगा। और वो 1 से 1.5 घंटे की क्लास थी, पता नहीं मैं कब सो गया है और उसके बाद जगा तो मेरा टाइम जो है क्लास से ओवर हो चुका था। तो थोड़ा सा जो है अगली वाली जो क्लास हमारी लाइव होती है उस वाली को जो हम क्या करेंगे, समय बढ़ा देंगे। वह हमारी जो है 6 बजे की समथिंग होगी। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर सूचित नहीं किया, तो देखते हैं, क्योंकि ये भी क्लास जो है 6 के ऊपर तक जाएगी। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जो है प्रयास करते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि भाई चलते रहना और लगातार जो है प्रयास करते रहना, अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। समय समय पर जो प्रेरित भी आपको किया जाएगा। अगर आप शिखर और सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं तो उस प्रकार के कर्तव्य भी करना। ऐसा नहीं कि आप काम तो जो है एक चपरासी के जैसा काम कर रहे हैं और जो है सोच आप राजा बनने की जैसे रख रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर जो है आप शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया भीड़ के पीछे चलती है। आपको जो है भीड़ में नहीं जाना है तो आपका क्या होगा, लाखों लोग आपका विरोध भी करने वाले हैं। अगर आप एक भीड़ से अलग होकर के जाते हैं और यहाँ तक आप मान लो इधर सब कोई चल रहा है, इस दिशा में हर कोई चलता है ज़्यादातर लोग, और आप जो है इधर से इधर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों में विरोध तो कोई ना कोई करेगा ही। आप तो आप संभालिएगा खुद को और जो है इंतज़ार कीजिएगा, लगातार प्रयास कीजिएगा। आपका जिस दिन परिणाम आएगा तो ये भीड़ जो है शांत होगी। चलिए अब थोड़ी सी चीज़ें समझिएगा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता। यूँ मान लीजिएगा कि मैप जो है, ये जो है छोटा सा मैंने क्या बनाया, भारत, आपके समझने के लिए भारत बनाया और इस प्रकार से मैं भारत का मानचित्र बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है। और यहाँ पर क्या रहे हैं, लुटेरे शासन कर रहे हैं। कौन शासन कर रहे हैं, लुटेरे जो है यहाँ पर शासन कर रहे हैं। और एक मछली की आकृति का देश है यहाँ पर ऐसे, और बीच में जो है ये बहुत से देश पड़ते हैं। तो इस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है, ब्रिटेन। और सिस्टम इन्होंने क्या बनाया था, अंग्रेज़ों ने भारत को बनाया था क्या, एक बाज़ार। क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पर हुआ था, औद्योगिक क्रांति जो है कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में हुई थी।
औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी तो इनके पास में माल खचाखच भरा हुआ था। इन्हें एक बाज़ार की आवश्यकता थी, ऐसे बाज़ार की जहाँ पर हम क्या कर सकें, अपना सामान बेच सकें। और इन्हें कच्चा माल भी तो नहीं था, मुट्ठी भर का देश है भाई, कच्चा माल कहाँ से आएगा? जिसके पास में ज़मीन होती है उसी के पास में तो संसाधन होते हैं ना। तो इतना बड़ा भारत देख पा रहे हैं ना, तो इसके पास में संसाधन भी थे और लोग भी थे। तो भारत वर्तमान में भी एक ऐसा देश है जिसके पास में खुद एक बड़ा बाजार है और खुद जो है यहाँ पर उस बाजार से जो है सामान खरीदने वाली व्यापक मात्रा में सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत से बढ़कर दुनिया में वर्तमान में भी कोई बाजार नहीं है, अगर चीन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि चीन के पास में भी लिमिटेड चीज़ें हैं। और तो भारत के पास में वर्तमान में युवा आबादी हैं और आप भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा भी किसी देश का क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषि काय नहीं हो पाएगा ये वतन, सहस्त्रों वर्षों तक नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। तो युवा क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। देखिएगा भावी अधिकारियों, जी हाँ, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँ तो आप शायद ज़्यादा समझेंगे। भावी अधिकारी का मतलब क्या होता है, भविष्य के ऑफिसर्स। तो यहाँ पर ये क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, ब्रिटेन है। अंग्रेज़ों ने सिस्टम क्या बनाया हुआ था, सबसे पहले बंगाल में सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये यहाँ से क्या करते थे भाई, ये बेस है पूरे की पूरी इकोनॉमी समझने का, बेस है अंग्रेज़ों की इकोनॉमी समझने का, क्या है, बेस है। यहाँ से क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के बंदरगाह थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, किनारे किनारे बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों से क्या करते थे, भारत का कच्चा माल जो है भर करके कहाँ ले जाते थे, कहाँ ले जाते थे बोलो, अपने देश में ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे। और यहाँ से कौन कौन सा कच्चा माल, कपास हो गया भाई, सोना चांदी खनिज संपदा, जो कुछ भी यहाँ पर कच्चा माल होता था वो ले जाते थे और यहाँ से बनाते थे। क्या बनाते थे, जो कुछ भी यहाँ से कच्चा माल ले गए उसी से पका हुआ माल बनाया, कपड़ा हो गया, बर्तन हो गए, हस्तशिल्प हो गया। तभी तो भारत की हड्डियाँ टूट गई भाई, हस्तशिल्प चला गया तो यहाँ का उद्योग चला गया। भारत में आपको पता है हस्तशिल्प ही चलता था, जी हाँ, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब हर जाति का हमारे यहाँ पर क्या होता था, एक काम होता था, हर किसी का घर जो है चकाचक होता था। मतलब किसी के घर में जो है दूसरे के यहाँ पर दिल्ली आगरा मुंबई विदेशों में जाने की जो है कंपनियों में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा था कि अपने आप में गांव निर्भर थे। मैकाले जैसे मैटकाप जैसे लोग खुद लिखते हैं कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। मतलब कि आत्मनिर्भरता जब टूटेगी तभी तो क्या होगा, इनका सामान बेचेगा ना। तो इन्हें बहुत से हथकंडे अपनाए थे। तो ये चीज़ें जो है बहुत कम समय में इतनी सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक कच्चा माल ले जाते थे, पका हुआ माल यहाँ पर बेचते थे। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, भारत का धन जो है लगातार इधर की ओर बहता रहा, इधर की ओर बहता रहा। जॉन सुलिवान एक अंग्रेज जो पहले कभी रोता था, कभी रोते हुए अपनी किताब में लिखता था शुरुआत में, जब औरंगजेब के समय पर अंग्रेज आए हुए थे, एक इतिहासकार लिखता है कि भारत हमारी व्यवस्था बहुत बुरी है, पूरा का पूरा लंदन का धन सोख करके गंगा नदी में जा कर के बह रहा है। और वहीं जॉन सुलिवान नाम का अंग्रेज लिखता है, स्टेटमेंट ये आपको लिखा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी व्यवस्था अब स्पंज की इस तरह बात कर रही है। मतलब हमारी व्यवस्था यानी कि अंग्रेज़ों की व्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा नदी से पूरा का पूरा धन सोख लेती है और लंदन की टेम्स नदी में निचोड़ देती है। ये क्या था, मूल कॉन्सेप्ट था। ये पैसा यहाँ से जाना, इसी को क्या कहते हैं, धन का बाहर निकलना, यानी कि धन निष्कासन। अब ये कैसे हुआ, एक तरफ अंग्रेज़ों ने जो है कृषि की 3 नीतियाँ बनाई हुई थी। कितनी नीतियाँ, 3 नीतियाँ। यहाँ पर जो है महालवाड़ी नीति लागू थी, और यहाँ पर जो है स्थायी बंदोबस्त लागू थी, और यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू थी। तो इधर से जो किसानों को लूटा जा रहा था इन नीतियों के माध्यम से, टैक्स की दर 50% तक हो जाती थी। बताओ भाई, विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, आधा जो है क्या है, किसानों के उत्पादन कर ले जा रहे हैं। 50% तक होती थी, जी हाँ, कभी 33%, कभी 50%, बिना मतलब किसके, बिना मेहनत के आधा उत्पादन क्या है ले जा रहे हैं। और ये तो क्या थे, अंग्रेज ही थे भाई, लुटेरे ही थे, बिल्कुल सफ़ेद लुटेरे थे। हाँ, अभी तक मुगल आए, हूण आए, इराव आए, तुर्क आए, ईरानी आए, पारसी आए, शक आए, कुषाण आए, इतने सारे आक्रमण हुए हैं भारत पर ये क्या है, भारतीय संस्कृति में घुल गए। क्या है, ये भारतीय संस्कृति में घुल गए और जितना भी पैसा लूटा तो कहीं ना कहीं भारत में ही लगाया।
तो उससे जो है भारत की क्षति नहीं हुई थी। क्षति तो तब हुई जब यहाँ से धन बाहर निकल जाए। ध्यान रखना, लोग कमा लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहीं पर निवेश करते हैं, यहीं पर कंपनी बनाते हैं, यहीं पर टावर बनवाते हैं, यहीं पर ट्रैक्टर खरीदते हैं, यहीं पर ज़मीन खरीदते हैं, तो वो जो है देश का जो है क्षति नहीं होती है। लेकिन अगर पैसा बाहर जाने लगा तो वो क्षति होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। इन तीनों कृषि नीतियों को समझेंगे, इनसे क्या क्या दर्द हुए किसानों को, क्या क्या योजनाएं हुई, इन सभी को जो है मैं संवेदना के साथ मेंस में बताऊंगा। इन टॉपिकों को फिलहाल में जो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। चलिए अब ये थोड़ा सा और समझिएगा, प्रश्न भी समझ में आएगा। यहाँ पर जो भी करते थे ना, शुरू में अंग्रेज जो है 70 लाख रुपया कर्जा लेकर के अपनी कंपनी बनाई हुई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का नाम था। 70 लाख रुपया लेकर के, किससे लेकर के? ब्रिटेन के बैंकों से कर्जा लेगा। भाई बैंक से यहाँ से कर्जा लेंगे तो बैंक ब्याज किसको देंगे? इसी बैंक को देंगे ना, ब्रिटेन को ही देंगे ना। तो उससे भारत का क्या फायदा? और ये जा करके 1933 आते आते तक भाई 1200 करोड़ रुपया कर्जा हो गया था। कितना हो गया था? 1200 करोड़, सॉरी रुपया नहीं, पौंड। 1200 करोड़ जो है पौंड क्या हो गया था? पैसा हो गया था। अब 1200 करोड़ रुपया का ब्याज कितना होता है? तो किसानों की हड्डियों से सोख सोख करके यहाँ पर लिया जाता था। तो समझिएगा, वो अपने लोग नहीं होते थे ना, दर्द से कोई मतलब नहीं। व्यवस्थाएं बताऊंगा मैं किस प्रकार से क्या था सिस्टम। चलिए, भारतीय उपनिवेशी। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश, निवेश का मतलब जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? अपना उपनिवेश बनाए हुए थे भारत को। तो भारतीय उपनिवेशी शासनकाल में, इसका मतलब ब्रिटिश शासनकाल में, निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्ज का हिस्सा थी? अब देखिएगा, ये शब्द है, ये शब्द है, कौन शब्द है? होम चार्ज। होम चार्ज का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जो ब्रिटेन में खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्रिटेन में क्या हो रहा है? जो अंग्रेजों के यहाँ पर खर्च हो रहा है, और उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है कि भारत के लिए खर्च कर रहे हैं। किसके लिए खर्च कर रहे हैं? भारत के, मतलब जो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में पैसा लग रहा है, जो भारत के लिए ब्रिटेन में खर्च होता था, उसे क्या कहते थे? होम चार्ज कहते थे। और ये होम चार्ज जो है देना होता था, भारत के खाते से जाता था। कहाँ से जाता था? भारत के खाते से जाता। जितना पैसा भारत से कमाया हुआ है उससे जो है इंग्लैंड में जो है काटा जाएगा। तो ये होम चार्ज के रूप में जो हमारी बड़ी क्षति होती थी। प्रश्न पूछ रहा है होम चार्ज का हिस्सा था, क्या क्या हिस्सा था, किस किस रूप में जो है भारत ब्रिटेन में खर्च किया जाता था भारत के नाम पर? भारत के सचिव का बिल्कुल सही बात है। भारतीय पूंजी पर निवेश पर ब्याज, बिल्कुल सही बात है। भारत में सैन्य व्यय, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी चीज़ें समझिएगा, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट शामिल हैं। 1857 की क्रांति आप जानते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, और क्रांति के तहत क्या हुआ था? भारत में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद जो है भारत का शासन किसके हाथ में आ गया था? इसके बाद जो है कंपनी का अंत हो जाता है। विद्रोह के बाद क्या हो जाता है? कंपनी का अंत हो जाता है। शासन सीधे किसके हाथ में आ जाता है? ब्रिटेन महाराज या महारानी के हाथ में आ जाता है। ठीक है। और भारत पर देख रेख करने के लिए, क्या भारत पर देख रेख करने के लिए ब्रिटेन में जो है एक क्या बनाई गई थी? अलग से सरकार बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? भारत को संभालने के लिए ये सरकार क्या होती थी? महारानी की प्रतिनिधि होती थी। तो यहाँ पर जो है अलग से एक सरकार बनाई गई थी। सरकार का नाम था भारत सचिव। क्या नाम था? भारत का सचिव प्लस इसकी परिषद। अब बताइए, सरकार में क्या एक लोग होता भाई? कई मंत्री होते हैं, पूरा पूरा मंत्रालय होता। तो यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, और पैसा इनकी वेतन कहाँ से जाती थी? भारत से जाती थी। बच्चों को कपड़े, स्कूल की फीस, जितना भी है सब्जी भाजी से लेकर के जितना भी खर्च करते थे, कहाँ पर करते थे? ब्रिटेन में करते थे। उनकी सैलरी कहाँ से जाती है? यहाँ से जाती है। बहुत बड़ा फायदा होता है ये। ठीक है। हमारे देश में करें तो क्या होगा इससे? ये सब्जी खरीदेंगे तो क्या होगा? किसानों का फायदा होगा। कपड़ा लेंगे, दुकानदारों का फायदा होगा। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं देश में ही धन बना रहेगा। तो बहुत बड़ी राशि जो है इनके लिए जाती थी। तो ये बात भी सही हो गई। भारतीय पूंजी पर निवेश, तो अंग्रेज यहाँ पर क्या बनाते थे? ट्रेन लगाते थे, ये करते थे, वो करते थे। इसके लिए बैंकों से कर्जा लेते थे, और बैंकों का कर्जा पर जो है कई प्रकार का ब्याज देते थे। तो वो भी किससे? भारत से ही दिया जाता था। तो ये भी शामिल था। भारत अपने सैन्य व्यय, यहाँ पर मिलिट्री, आर्मी, बंदूक, तोप गोला, जितनी भी चीज़ें लगती थी, तो वो भी वो भारत में लड़ने के लिए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? भारत के लिए लगा हुआ है। तो भारत में सैन्य व्यय भी जो क्या है वहीं से करता था। ये सभी चीज़ें जो है होम चार्जेस के रूप में शामिल थी। क्या है? ये सभी की चीज़ें जो है होम चार्जेस के रूप में शामिल थी। थोड़ा सा डाटा जो है मेंस वगैरह में प्रयोग कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होगा आपका। 1800 अगर 51 में बात की जाए, कब? 1851 में बात की जाए, तो ये होम चार्जेस जो कितना था? 25 लाख रुपया होता था। कितना होता था? 25 लाख पाउंड जो है होता था प्रति वर्ष। क्या होता था? 25 लाख पाउंड होता था 1851 में। समय बदला आगे चल कर के जो है 1934 में जब एक रिपोर्ट आई,
तो उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि यह खर्च जो है 275 लाख पाउंड जो हो चुका है, 275 लाख पाउंड प्रति वर्ष जो है इतना खर्चा हो चुका था, होम चार्ज की फीस हो चुकी थी। तो ये बातें हैं। इस प्रश्न से आगे बढ़ जाते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। देखिए, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, प्रश्न डालिएगा, और आगे लिए लाइव क्लास रहती है तो उसमें भी जो है आप चर्चा कर सकते हैं, या फिर हर रोज़ जो है लाइव क्लास होती है उसमें चर्चा कर सकते हैं। और थोड़ा सा बातों को समझिएगा कि हर बार चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। कई बार चीज़ें क्या है 100% ना समझ में आए तो घबराने की तो बात ही नहीं है। क्या घबराने की तो बात ही नहीं है। मैं बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह जुड़ी होती हैं, तो वहाँ ना समझ में आकर के वहाँ पर जो है आ जाती हैं। बस ये ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा धैर्य बनाना ज़रूरी होता है। तो कई बार चीज़ें जो है यहाँ तक पूरी होने के बाद, एक पॉइंट से लेकर के अंत तक पूरी होने के बाद में ही समझ में आती होती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर 100% नहीं समझ में आ रहा है ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तो बहुत वो हूँ कि मतलब मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बनाया है छोटा सा भारत। क्या बनाया है? छोटा सा भारत बनाया, ये भारत है, ऐसा नहीं है, जैसा भी है, ठीक है। तो ये क्या है? भारत है, संकेत बना रहा हूँ भाई। और ये क्या है? ब्रिटेन है, ठीक है, ये ब्रिटेन है। और मतलब बाकी जो क्या है ये दूसरे देश हैं, ये जो है बहुत से देश हैं। अब भारत क्या है? एक बाज़ार है। तब जब ये ब्रिटेन से चीज़ें भारत में लाई जाती थी, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि बना हुआ माल कहाँ पर लाते थे? भारत में लाते थे। तो ब्रिटेन की चीज़ें जब भारत में लाई जाती थी तो उन्हें विशेष प्रकार की छूट दी जाती थी। क्या दी जाती थी? छूट दी जाती थी। मतलब एक टैक्स लगता होता है यहाँ पर बाउंड्री पर, जिसे क्या कहते हैं? सीमा शुल्क लगते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं उसको। तो ये इनके लिए जो है विशेष प्रकार की छूट दी गई थी। इसी के लिए जो है इम्पीरियल शब्द का प्रयोग किया गया था, इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द का। दूसरे देशों के लिए नहीं था, सिर्फ ये ब्रिटेन के लिए था। क्या हो? ताकि यहाँ के व्यापारी आकर यहाँ जो है बाजार बना सकें, इसे लूट सकें, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इस देश में ज़्यादा जनसंख्या है, इस देश का लोग जो ज़्यादा शिक्षित नहीं था उस समय पर, अंग्रेज़ों के ज़माने पर, और बहुत सी बातें हैं। तो ये इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द किसके लिए था? भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष प्रकार की रियायतों, मतलब छूट, रियायतों के लिए था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। और यही बात क्या होती थी पता है? जब यहाँ से सामान जाता था, भारत के व्यापारी इंग्लैंड में ले जाते थे तो इनकी मात्रा में भारी बड़ा टैक्स लगा दिया जाता था, ताकि दूसरे देश के सामान यहाँ पर भारत के लोग ला ही ना पाएँ। तो इस प्रकार का सिस्टम होता था। फिर बाद में कह देते हैं कि भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। भाई यहाँ का इतिहास उठा करके देखिए तो आपको वास्तविकता पता चलेगी किस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, इतिहास में सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं होता है, यहाँ जो है गुंडों का भी चरित्र होता है, यहाँ लुटेरों का भी चरित्र होता है, यहाँ किसानी का भी चरित्र होता है, यहाँ समाज का भी चरित्र होता है। तो इतिहास अपने आप में सभी विषयों को शामिल करने वाला विषय होता है। जिस व्यक्ति को इतिहास की बहुत अच्छी समझ है ना, तो यूँ मान लीजिए उसको हर विषय जानता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? कि भाई उद्योगों का जो है कोई विकास नहीं हो चुका स्वतंत्र। तो भाई इसका कारण क्या था? उद्योगों का विकास करने के लिए पता है क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? सबसे बहुत अच्छी ज़रूरत होती है सरकार। जी हाँ, सरकार का हाथ हो, क्योंकि एक इंडस्ट्री को स्थापित करने में भाई कानून अड़चन आता है। कई बार जो है भूमि अधिग्रहण की समस्या आती है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने, उदाहरण के लिए आपने क्या कर दिया, बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित कर दिया, कल के दिन क्या आ जाता है, कलेक्टर साहब आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि भाई क्यों लगा दिया, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रहा है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, इससे जो है नगर में क्या है गंदगी फैल रही है, लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी, पहली बात क्या होती है, सरकार जो है समर्थन करने वाली होना चाहिए। दूसरी बात जो है उन पर लगाया गया क्या, मतलब टैक्स लगाया जाता है, जिसे वर्तमान में उत्पाद कर लगता है, टैक्स लगता है, तो जीएसटी जिसे बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से टैक्स होते हैं, तो टैक्स की एक सहनीय दर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम उसमें 2 रुपया लाख कमा रहे हैं और सरकार वहाँ ही क्या कर रही है 5 रुपया टैक्स लगा रही है। कैसे यहाँ कोई उद्योग स्थापित करेगा? तीसरी बात है कच्चा माल होना चाहिए, और कच्चा माल तो पहले से क्या है, अंग्रेज कब्जा करके बैठे हुए थे, तो कच्चा माल नहीं मिल रहा था। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो कहता है स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था। तो भारी उद्योगों का अभाव था, विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। खूब प्राकृतिक संसाधन भरा हुआ था यहाँ पर, ये तो नहीं हुआ। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, और ये बात जो है सही है। क्यों? जो भारत का मतलब जो पैसा वाला वर्ग था उसने भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दी। आज भी आपने जो है
हालांकि ये भी जो है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ज़्यादा सही ये है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आज भी अगर आप अपने गांव साइड देखेंगे ना, तो दादाजी क्या बोलेंगे, ज़मीन नहीं बेचने देंगे। क्या, ज़मीन नहीं बेचने देंगे, पुरखों की संपत्ति है हमारी, ये निशानी है, भावनात्मक लगाव लगा हुआ है, 2 पैसा कमा लो, बाहर चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, कर्जा ले लो, लेकिन वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं बेचने देंगे। मतलब उन्हें ज़मीन से जो है कुछ भारतीयों को ऐसा लगाव ही है कि बहुत ज़्यादा उनको क्या है, लगाव रहता है, तो ज़मीन को प्राथमिकता देते हैं। बहुत पैसा आ जाएगा तो कहीं खरीद लो 2-4 बीघा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, गांव वाले लोग ऐसे बोलते हैं। हालांकि जो बिजनेस मानसिकता के लोग हो चुके हैं, तो वो लोग जो उद्योगों को निवेश देते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन गांव में अभी भी यह मानसिकता है। दूसरी बात, अंग्रेज़ों ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जो भारत का वर्ग है वो ज़मीन और किसानी में ही लगा रहे, ठीक है। तो जो पैसा वाला वर्ग था तो उन्हें ज़मींदार बना दिया अंग्रेज़ों ने, और ज़मींदार बना दिया सो उसमें वो लगे रहे। अभी देखेंगे ज़मींदार आएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी में, थोड़ा सा टॉपिक जो है कठिन है, मैं इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दे रहा हूँ कि ये अगर अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक समानता नहीं पढ़ते आप, तो बहुत से लोग तो इतिहास में क्या पढ़ते हैं, भगत सिंह ने क्या किया, सीधा गोली मार दिया, सुभाष चंद्र बोस ने ये क्या, भाई क्रांतिकारी आंदोलन बस क्या है, इतिहास नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन वो जो है SSC के बच्चों जैसा जो है मत पढ़िएगा, कि जो है वनडे एग्ज़ाम जैसा मत पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है में क्या क्या पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे। देखिए, तो हमने अपन ने चर्चा की हुई थी कि यहाँ से सामान जो है कहाँ भेजा जाता था, अंग्रेज़ों के यहाँ पर भेजा जाता था। तो वो कौन से जो है सामान थे जो अंग्रेज़ क्या करते थे, इंडिया, खासतौर से शुरुआत में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर ही कब्जा किया हुआ था। 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया बंगाल से, 1764 में पूरी तरीके से बक्सर का युद्ध जीत करके कब्जा कर लिया बंगाल पर। तो बंगाल से शुरुआत में इन्होंने जो है सिस्टम बनाया हुआ था। तो कौन कौन से वो सामान थे जो बंगाल से वो ब्रिटेन में भेजते थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो जो सामान थे, देखिए, तिलहन बंगाल साइड नहीं होता, तिलहन ये मध्य प्रदेश राजस्थान की विशेषता है। और ये जस्ता भी जो है राजस्थान में होता है, जस्ता सीसा ये राजस्थान। नमक जो है गुजरात का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में नमक नहीं है ज़्यादा। और तांबा, चांदी, सोना, मसाले, चाय, हाँ ये हो सकता है, लेकिन सोना चांदी ये कर्नाटक राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं, तांबा भी यहीं पर मध्य प्रदेश वगैरह में मिलता है। कपास, रेशम, सोरा, अफीम, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या होने वाला है, सही होने वाला है, क्योंकि सोरा, जब बंगाल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें बिहार भी शामिल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं बंगाल शब्द के प्रयोग में, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में बंगाल का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर वो शब्द होता, ये रेशम भी है तो सही तो है, जूट, जूट ये भी तो है, जूट भी होता था, बोरा बनते हैं जिससे बोरा चटाई, वो जूट होता है। तो ये चीज़ें क्या है, अंग्रेज़ यहाँ से क्या करते थे, बेचते थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो है क्या है, समय को लेकर भी वो है, तो सिर्फ प्रश्न की भाषा समझते जाइएगा। बाकी जहाँ पर डिटेल जो होगा आपको डिटेल भी जो क्या करेंगे, विस्तृत रूप से प्रोवाइड करेंगे। चलिए, 5 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है प्रश्न की स्थायी बंदोबस्त, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसे जो है बहुत गहराई से करते हैं। देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त, अंग्रेज़ों ने 3 नीतियाँ किसानों से टैक्स वसूलने के लिए 3 नीतियाँ लागू की थी, उसमें से एक नीति कौन सी है, स्थायी बंदोबस्त है। तो मैं बना देता हूँ छोटा सा मैप, ताकि आपके दिमाग में रहे क्लियरिटी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता था, कौन सा रीजन होता था, ये वाले रीजन में अंग्रेज़ों ने कौन सी व्यवस्था लागू करके रखी हुई थी, इस व्यवस्था को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो ये वाला रीजन क्या है, इस वाले रीजन में लागू होती थी। अब देखिएगा आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी प्रश्न जो है आप जो क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इतने से ज़्यादा जो है स्थायी बंदोबस्त में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी है इस टॉपिक में। देखिएगा आपको क्या क्या करना है। पहली बात बताना स्थायी बंदोबस्त के बारे में, सभी बातें ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है। इसका जनक कौन था स्थायी बंदोबस्त का, ये कब लागू की गई थी भारत में, ये बताना है। फिर बताना है आपको इस समय पर गवर्नर कौन था, और फिर इसमें बताना है कि ये किस क्षेत्र में लागू थी, और फिर आपको जो है बताना है ये जो जिनका मतलब भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी, ये बताना है कितने प्रतिशत पर। इसमें जो है टैक्स कितना लिया जाता था, ये बताना है आपको। और फिर ये बताना है कि इसमें अनुबंध किससे किया गया था, टैक्स कौन देगा, किसान देंगे, जमींदार देंगे, ये है। तो इतने सिस्टम अगर आप कर लेते हैं
तो आपका हो जाएगा। इसे कई नामों से जानते हैं भाई, कई नामों से जानते हैं, लेकिन इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसी को कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? इसका एक अन्य नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। हिंदी में और भी दूसरा नाम आ सकता है, तो आप इंग्लिश में जो है इसे याद कर लेंगे, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो है इसे ध्यान रख लेंगे, स्थायी बंदोबस्त। और एक है और ध्यान रखेंगे इसमें, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून 1900 कहता हूँ 1794। तो देखिएगा, इसका जनक कहा जाता है किसको? कार्नवालिस को जो है इसका जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को जो है इसका जनक कहा जाता है। इस समय जो है, एक समय ध्यान रखना है, 22 मई 1793 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 22 मई 1793 को लागू की गई थी। गवर्नर भी कौन था? कार्नवालिस ही जो है इस समय पर गवर्नर था। क्षेत्र जो कहाँ पर था, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल क्षेत्र में व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ? बंगाल क्षेत्र में लागू की गई थी। कितने प्रतिशत पर? अंग्रेजों का जितना भारत में अधिकार था उस पर, उसके 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। टैक्स कितना लिया जाता था? इसमें जो है 91% टैक्स लगभग में है, 90.9% होता है। तो 91% हिस्सा कौन लेते थे? 91% जो है अंग्रेजों के पास में जाता था, और बाकी का जो है 9% हिस्सा जो है जो कोई वसूलता था, यानी कि जमींदारों को इसका दिया जाता था। क्या दिया जाता था? जमींदारों को दिया जाता था। अनुबंध किससे किया गया था? जमींदारों से किया गया था। तो ये जो है इतना ही पूछा जाता है। अब आपको समझ में आया या नहीं आया तो मुझे पता नहीं। चलिए हम जो है समझने के लिए कुछ बातें करते हैं। तो ये है व्यवस्था। देखिएगा, मान लीजिएगा ये जो है एक क्षेत्र है। ये क्या है? मतलब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे के यहाँ खेत हैं, छोटे छोटे के यहाँ खेत हैं। तो इस क्षेत्र का पूरा मालिक जो है किसे बना दिया अंग्रेजों ने? स्थायी बंदोबस्त के तहत एक आदमी को बना दिया, और उसे क्या कहा गया? जमींदार कहा गया। क्या कहा गया? जमींदार कहा गया। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों किसी के पास में जो हजार हजार बीघा, एक एक हजार एकड़ जमीन है, वो इसी कारण से है। क्या है? इसी कारण से है। और किसी व्यक्ति को जमीन नहीं दी गई। ध्यान रखिएगा, जितना भी किसान था वो सब क्या हो गया? जमीन का मतलब उसकी ज़मीन खत्म हो गई। अंग्रेजों ने पूरी क्षेत्र की ज़मीन को किसके हाथ में दे दिया? जमींदारों के हाथ में दे दिया। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज, यानी कि कंपनी या अंग्रेज बैठे हुए हैं। अब अंग्रेजों ने कहा भाई तू क्या करेगा? इस पूरे क्षेत्र से क्या करेगा? टैक्स वसूल करेगा। इसमें तेरा हिस्सा कितना होगा? इसमें तेरा हिस्सा होगा 9%, और 91% हिस्सा जो है किसको जमा करेगा? कंपनी को जमा करेगा। ठीक है। तो ये क्या होती थी? जमींदारी व्यवस्था होती थी। अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता था? बहुत ही दिक्कत वाला सिस्टम होता था। ये जमींदार मनमाना राजस्व वसूलते थे। किसी भी किसान को जो है उसके खेत से वंचित कर देते थे। अगर किसान समय पर टैक्स नहीं दे पाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती थी, उसका ज़मीन छीन लिया जाता था। तो कल्पना कीजिए भाई कि, और यहाँ पर टैक्स की जो है दर खूब लगाई जा रही थी। जमींदार जितना चाहे वसूल लेगा, उसको 9% हिस्सा मिलेगा, लेकिन कंपनी को 91%। मान लो एक किसान से 100 रुपया वसूल रहा है। एक किसान से अगर जमींदार 100 रुपया वसूल रहा है टैक्स के रूप में, तो 91 रुपया कंपनी के पास में जाएगा और 9 रुपया किसके पास में जाएगा? जमींदार के पास में जाएगा। अगर एक किसान से वह 200 रुपया वसूल रहा है, तो भाई 91 का दोगुना यहाँ कर दो, 18 रुपया। जितनी मतलब ज़्यादा वो टैक्स वसूलेगा तो एक छोटी सी रत्ती इसकी बढ़ेगी, लेकिन इनका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 91% हिस्सा इनका है। तो ये क्या होता था? जमींदारी व्यवस्था होती थी। फ्रेंड्स, जब भी किसानों के पास में टैक्स देने के लिए पैसे नहीं होते थे ना, उन्हें ज़मीन गिरवी रख देते थे। क्या रख देते थे? ज़मीन जो है गिरवी रख देते थे, घर गिरवी रख देते थे, जो भी खुद की ज़मीन होती थी। तो फिर बाद में जो है उन्हें बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, जब अकाल होते थे, ये सामान्य स्थिति है तब तो ठीक है, लेकिन जब अकाल पड़ते थे ना, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि वर्तमान में से गवर्नमेंट मुआवजा देती है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं देते थे। उस टाइम पर जो है धुआं धुआं हो जाता था सब कुछ। 30-30 लाख जो है एक अकाल में मौत हो जाती थी। ये आंकड़ा जो है बहुत मायने रखता है। 30 लाख मौत सिर्फ बंगाल बस में हो जाती थी, बाकी दूसरी जगह की तो पता नहीं कितनी हो जाती थी। तो ये व्यवस्था अभी मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम पढ़ने होते हैं, तो उसमें जो है और ज़्यादा बहुत अच्छे संवेदना समझना होता है। सूर्यास्त का नियम बनाया हुआ था अंग्रेजों ने कि सूर्य अस्त होने के पहले, मान लो 9 तारीख को क्या है, मान लो 9 तारीख को क्या करना है? टैक्स जमा करने की डेट है, तो सूर्य अस्त होने से पहले पूरा टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अन्यथा सिस्टम ये भी बनाया हुआ था कि ज़मींदार हम बदल भी देंगे। क्या कर देंगे? ज़मींदार जो है हम बदल भी देंगे। तो ज़मींदार कभी भी नहीं चाहते थे कि हमें बदला जाए, क्योंकि ज़मीन पर वो कब्जा बनाना चाहते थे। ज़मींदार नहीं बदलना चाहते थे। तो
मार मार के इनसे जो है पैसे ले लिए जाते थे किसानों से, किसी भी हालत में दो पैसे दो, हमसे ब्याज को ले लो जो नहीं हो पैसे। ठीक है, तो यही तो अभी गाँवों में जो महाजनी व्यवस्था चलती है ना, महाजनी व्यवस्था, सूदखोर, तो ये वही का परिणाम था, अंग्रेज़ों के ज़माने का ही परिणाम था। बहुत सारी गंदगी हैं जो अभी बताई जाएंगी आपको, अंग्रेज़ों के ज़माने की भारत में नहीं थी। जैसे वैश्या खाना हो गया, बूचड़ खाना हो गया, ये खुला हुआ था सब कुछ। दारू के ठेके, शराब के ठेके, अंग्रेज़ों के ज़माने में सब कुछ खुला हुए थे, इनको कानूनी लाइसेंस दिया गया था। पहले जो है इन्हें शर्म आती थी, जो मतलब ऐसा कांड करते थे लोग, तो उन्हें जो है पहले समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाता था। अंग्रेज़ों ने इन्हें लाइसेंस देना शुरू किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे, इतने से ज़्यादा नहीं पूछ जाएगा, ये गारंटी 90% से 99% तक गारंटी है। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यही टॉपिक का जो है सारांश है, इतना ही मैं सॉल्यूशन करा दूंगा महालवाड़ी में, इतना ही रैयतवाड़ी में आपका टॉपिक हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ा जा सकता है, वो है। तो क्या कहता है भाई, कौन सा कारण था? प्रश्न कहता है वो कौन सा कारण है कि जब से भारत में ये स्थायी बंदोबस्त लागू हुई, 1793 में ही लागू हुई थी, तो कानूनी मामलों में क्या हुई थी? बढ़ोतरी हुई थी। ये आईएएस का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 2019 या 20 का प्रश्न है आईएएस का, तो इतना आसान तो नहीं होगा। तो प्रश्न कहता है कि वह कौन सा कारण था कि जब से भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, तब से जो है यहाँ पर कानूनी मामले बढ़े हुए हैं। रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति अधिक सशक्त बनाना, तो ये बात तो है कि अधिक सशक्त बनाई हुई थी, लेकिन ये कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना, अधिपति मतलब स्वामी बनाना, तो ये बनाया गया था, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं था। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ए बी सी तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तो आपका इसका सही जवाब है जो है ऑप्शन डी है। पहली बार जब ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से गलत करने की पूरी संभावना है। देखिए, कारण ये थे, अब कारण जान लीजिए। कारण ये था कि जो प्रतिभूमि है, जैसे अंग्रेज़ों ने एक क्षेत्र का जो है जमींदार किसी को बनाया, किसी को एक क्षेत्र का जमींदार बनाया, तो उसमें मान लो जो एक ज़मीन होती है जुतवर ज़मीन, जिसमें जो है जुताई की जाती है, खेती की जाती है, उत्पादन किया जाता है। लेकिन बहुत सारी ज़मीन उसके बगल में जो है परती डली होती है, मेड़ें होती हैं बड़ी बड़ी की, तो उनका कोई अनुबंध नहीं किया गया था। तो जो परती ज़मीन थी वो जमींदार क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे, और किसानों से तुड़वा रहे थे, और उससे जो है मनमाना टैक्स वसूल रहे थे। तो फिर इसमें जो है लड़ाई होती थी अंग्रेज़ों और जमींदारों के बीच में। तो फिर एक ही प्रतिभूमि कारण था। दूसरा कारण था चारागाह वाली भूमि। क्या था? चारागाह वाली भूमि, इस पर जो है बात नहीं हुई, तो उस पर कानून नहीं था, तो इस पर भी जो है जमींदार टैक्स वसूलते थे किसानों से। तो ये पैसा जमींदार के पास में जाता था, कंपनी देखती थी वो ये तो भाई बहुत लूट रहे हैं, तो इसके कारण जो है केस बनते थे। और केस बनते थे, प्रतिभूमि के कारण हो गया, जमींदारी के ये कारण हो गया, मतलब चारागाह के कारण, और जमींदार बदलने के कारण हो गया। अंग्रेज जमींदारों को बदल सकते थे, किसी भी जमींदार को क्षेत्र का बदल सकते थे, तो कई बार इसमें भी जो है केस होते थे। और जो है ऐसी ज़मीन भी काफ़ी होती थी कि अनुदान भूमि होती थी, कुछ क्या होती थी? अनुदान भूमि, जो मतलब इनाम में घोषित की गई है, या दान पुण्य के लिए घोषित की गई है। तो जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि मंदिरों के नाम पर 20-20 एकड़ ज़मीन है, अभी भी जो है हमारे यहाँ पर भी जो है ऐसा है, तो उस पर जो है टैक्स नहीं था। तो इन सभी के कारण जो क्या हुई थी, ये व्यवस्था बढ़ी थी, और ये जो है तभी से आया हुआ था, जब से ये सेटलमेंट लागू किया गया था, उसके बाद से ही ये कारण बने हुए थे, जिसके कारण जो है क्या हुआ था, कानूनी केस बढ़े थे। हालांकि ये कारण भी उत्तरदायी थे कहीं हद तक, लेकिन ये जो है मुख्य कारण थे। तो ये जो है किसी में कारण नहीं दिए गए हैं, तो आपका जो है क्या होगा? कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आपका ये उत्तर निकल करके आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टा जारी करें। जो मतलब किसान होते थे, खेती करने वाले होते थे, खेतिहरों को क्या करें? खेतिहरों को क्या करें? पट्टा जारी करेंगे। लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्या ऐसा पट्टा क्यों नहीं जारी किया था? क्या कारण था? इसका मुख्य कारण था, ऐसी उम्मीद बस की गई थी, ध्यान रखिएगा, जमींदारों के लिए
कोई सरकार पर नियंत्रण नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था कि अगर जो पट्टा जारी नहीं करोगे तो आपको 5 लाख का जुर्माना लगेगा, ये लगेगा फलाना। तो इन पर नियंत्रण की बात नहीं की गई थी। तो जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, ऐसा कुछ नहीं है। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही है। ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है मेन कारण था कि इनके ऊपर जो है कोई दबाव नहीं बनाया गया था, ना ही कोई प्रावधान था। तो जमींदार क्यों भाई ये दूसरे को ज़मीन देंगे, ठीक है। तो इसी कारण से तो बाद में जो है 1859 में यहाँ पर कानून लाया जाता है। 1859 में बंगाल रेंट एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट के तहत जो है किसानों को पट्टा जारी करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो फिर पट्टा जारी किए जाते हैं, 4-4 बीघा, 5-5 बीघा, 10-10 बीघा ज़मीन जो है हर किसान को दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये भी जो है आप इसको भी क्या करना है, ये याद करना है। तो क्या क्या याद करना है इसमें बताना है। गवर्नर जनरल कौन था और इसका जनक किसे कहेंगे आप इस व्यवस्था का, रैयतवाड़ी व्यवस्था का, और इसका समय क्या था, और इसमें जो है अनुबंध किससे किया गया था ये भी इसमें ही बताना है। और इसमें जो है अनुबंध कितने से किया गया था, इसमें टैक्स कितना लिया जाता था, और क्या बताएंगे भाई किस क्षेत्र में व्यवस्था लागू थी, किस क्षेत्र में लागू थी, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू थी। तो ऐसे करके इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। कितने प्रतिशत, तो ब्रिटिश भारत के ध्यान रखिएगा 51% क्षेत्रफल पर लागू थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब ही होता है किसान। क्या होता है, किसान। तो इसमें जो है इस व्यवस्था में मतलब जो समझौता किया गया था कि कौन टैक्स देने आएगा, तो इसमें जमींदार नहीं थे। इसमें जो है जमींदारों को नहीं किया गया था, बिचवाई नहीं था, सीधे किसान जो है क्या करते थे, अंग्रेजों को टैक्स देते थे। किस क्षेत्र में लागू थी ये, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू थी। मद्रास और बम्बई पे कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे ये वाला क्षेत्र है, भारत वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है ये व्यवस्था लागू होती थी। कहाँ पर, यहाँ पर जो है ये व्यवस्था लागू थी, यहाँ पर जो है ये व्यवस्था लागू हुई थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कर्नाटक के कुर्ग वगैरह यहाँ पर नहीं लागू हुई थी, कुछ हिस्से में छूट थी। तो मुख्यतः ध्यान रखना बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू थी। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें टैक्स जो है 33 से लगा करके 35% तक जो है क्या लिया जाता था, 33 से 35% तक टैक्स लिया जाता था। अनुबंध इसमें किससे किया गया था, किसानों से किया गया था या रैयत से किया गया था, रैयत या किसानों से किया गया था। समय जो है ये रैयतवाड़ी की बात की जा रही है, तो 1820 में जो है ये लागू की गई थी। और इसका जनक जो है रीड तथा मुनरो को कहा जाता है, कर्नल रीड तथा कैप्टन मुनरो। तो रीड था थॉमस मुनरो, ठीक है। तो थॉमस मुनरो एक ही बात है, रीड और मुनरो कहा जाता है। और गवर्नर जो था इस टाइम पर लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि इसका कार्यकाल कब तक रहता है, 13 से 23 तक रहता है। तो इतनी बातें क्या करेंगे इसमें ध्यान कर लेंगे। और इस व्यवस्था में क्या हुआ, इस व्यवस्था में फ्रेंड्स ये था कि किसान जो क्या करते थे, किसान सीधे क्या देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स भरते थे, और जमींदार इसमें जो है ये वर्ग गायब हो गया था। ये व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी, बाद में जो है मुंबई में इसका विस्तार कर दिया गया। इतनी बातें अगर ध्यान कर लेंगे तो आपका जो है ये प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दो व्यवस्थाएं हमने कर ली, एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, अभी महालवाड़ी और करेंगे ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैयतवाड़ी के संदर्भ में सही नहीं है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी बात सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ठीक है। यह व्यवस्था बंगाल और मद्रास, क्या बोलता है, बंगाल में, भाई बंगाल में ये नहीं लागू थी, मद्रास में लागू थी, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये सही है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से चली थी, कौन कह सकता है भाई, जॉन सॉर कह सकता है ना, क्यों कहेगा, कैप्टन रीड या मुनरो, दो में से किसी ने कहा होगा, तो इससे संबंधित ही नहीं है। तो मुनरो ने जो है यह बात कही हुई थी, और मुनरो ने ही मूल रूप से ये व्यवस्था बनाई थी। तो उसने कहा था कि ये व्यवस्था पहले से लागू थी। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये लागू थी, मुगल काल में भी लागू थी। और शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी, उसने सबसे पहले जो है ये व्यवस्था को रैयतवाड़ी नाम भी दिया हुआ था। रैयत से सीधे किसान तो टैक्स देते थे ना भाई, जो मुगल सरकार हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे राजा महाराजा हो भारत के, चाहे प्राचीन काल हो, किसान ही टैक्स दे रहे थे, कोई जमींदार नहीं होता था। तो पहले से लागू हुई थी, तो ये स्टेटमेंट लिख दिया उसने। आगे बढ़ जाते हैं।
पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो देखिएगा, ये पंजाब में जो भूमि हस्तांतरण अधिनियम है ये वर्ष 1900 में लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो महाल का मुखिया होता था पहले, मतलब इसमें प्रावधान ये था कि जो भूमि है, ज़मीन हस्तांतरण नहीं की जा सकेगी। क्या नहीं की जा सकेगी? हस्तांतरण नहीं की जा सकेगी। किसके लिए? जैसे कि कृषक वर्ग है तो कृषक क्या करता है? कृषक को जो है ज़मीन हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन एक कृषक जो है गैर कृषक को जैसे व्यापारी है या कोई और है तो उसे ज़मीन नहीं दे सकता है। तो गैर कृषक को तो ज़मीन हस्तांतरण नहीं की जाएगी। किसके तहत? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 के तहत। आगे बढ़ जाते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो है, असम में जो है सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी आपकी 1839 में। तो कहोगे भाई ऐसा कौन सी बात है जो इतना खतरनाक प्रश्न पूछ लिया? तो बात ये है कि दरअसल ये जो है भारत में चाय की प्रथम कंपनी थी। क्या थी? ये चाय की जो है प्रथम कंपनी थी। और ये जो है भारत में सबसे पुरानी भी है। क्या है? सबसे पुरानी चाय कंपनी भी है, सबसे पुरानी भी है। और अंग्रेज़ों द्वारा इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। 5 लाख पाउंड की जो है इनकी संपत्ति होती थी शुरुआत में। इतनी संपत्ति से जो क्या की गई थी, इन्होंने 5 लाख पाउंड से इसकी स्थापना की थी। और इसका नाम था द असम कंपनी जो है इसका नाम था। क्या नाम था? द असम कंपनी जो है इसका नाम था। ये आज भी जो है संचालित है, तो ध्यान रखना ये 1839 में हो जाएगी। आगे बात करते हैं, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। महालवाड़ी को हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। महालवाड़ी बंदोबस्त 3 व्यवस्थाएं आपको रट करके रखनी है, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। इन्हीं नीतियों का परिणाम होगा कि किसान इतना दुखी हो जाएगा कि 1857 की क्रांति में विद्रोह करने पर जो है मजबूर हो जाएगा। देखिएगा ये शब्द गलत लिखा हुआ है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, ये झारखंड PCS का प्रश्न है। आयोग द्वारा ये ऐसा ही लिखा गया था, क्योंकि ये व्यवस्था मूल रूप से बंगाल की थी ही नहीं ना। ये व्यवस्था बंगाल में तो स्थायी बंदोबस्त लागू था। तो आप जो है सुधार कर सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी कर लीजिएगा, तो प्रेसिडेंसी में जो है कुछ हिस्सा बिहार उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है, तो प्रेसिडेंसी अगर कर देता तो सही हो जाता। बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, महालवाड़ी के बारे में कर रहे हैं। इसका आपसे क्या पूछेगा? जनक पूछेगा। इसका जो है आपका गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था इसके समय पर, पूछेगा आपसे कब की है, समय पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा ये कहाँ लागू थी, यानी कि क्षेत्र इसका कहाँ था, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये लागू थी। और इसमें जो अनुबंध है, अनुबंध का मतलब क्या होता है? समझौता। अनुबंध किससे किया गया था ये पूछेगा आपसे, अनुबंध किससे किया गया था। और इसमें टैक्स कितना लिया जाता था ये पूछेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप जो है इसमें कर सकते हैं। तो जब इसमें देखते हैं तो देखिएगा, जनक जो है इसका जनक है हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को जो है इसका क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग ही जो है, लॉर्ड हेस्टिंग ही क्या था इस समय पर भी गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसका समय जो है 1822 में ये व्यवस्था शुरू की गई थी, तो 23 तक इसका समय रहता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा और 1822 इसका समय हो जाएगा। यह व्यवस्था अगर बात की जाए तो पंजाब में लागू थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि जो लाहौर और वाले क्षेत्र थे, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में लागू थी, सीमा क्षेत्र में। इसके अलावा हमारे यहाँ पर भी लागू थी, जैसे CP कह देते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि मध्य प्रांत में भी ये व्यवस्था लागू थी, जैसे मध्य प्रदेश कहते हैं वर्तमान में, तो मध्य प्रांत में भी यही व्यवस्था लागू थी। और भी क्षेत्र थे बहुत से, लेकिन ये मेन क्षेत्र थे। कितने % क्षेत्रफल पर लागू थी? तो ये जितना भी अंग्रेजों का राज्य था उसके कितने 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। कितने 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। अनुबंध जो है इसमें महाल के मुखिया से किया गया था। किससे किया गया था? महाल के मुखिया से जो है क्या किया गया था? समझौता किया गया था। जैसे बंदोबस्त में जमींदारों से समझौता किया गया था, रैयतवाड़ी में किसानों से समझौता किया गया था। महाल क्या होती थी? एक प्रकार की पंचायत है, पंजाब में जो है चलती है। तो पंजाब में ऐसी पंचायतें चलती है, तो उस पंचायत को जो है मालिक मान लिया गया ज़मीन का, और वहाँ के मुखिया से क्या कर लिया गया? समझौता कर लिया गया। टैक्स इतने कोई निश्चित नहीं था, फसल के अनुमान के आधार पर टैक्स लिया जाता था। फसल के
अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर ऐसे बोली लगाई जाती थी। ऐसे जैसे खेत है, ये खेत में जो है गेहूं की फसल लगी हुई है, वो गेहूं अच्छा है भाई, इस साल क्या है, गेहूं अच्छा, जो भी फसल लगी हुई है तो इस बार अच्छा है गेहूं, तो आपकी टैक्स की रेट जो है इस बार ज़्यादा हो जाती है। तो जितना भी है ये कमेटी बना करके जो है डिसाइड करते थे, तो अनुमान के आधार पर इसमें जो है टैक्स लिया जाता था, कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कभी कम हो जाता था। तो ये व्यवस्था जो है आपकी पंजाब वाले क्षेत्र में जो है क्या होती थी, लागू होती थी। यहाँ खासतौर से ऐसे क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू थी, इस प्रकार से लागू थी। तो अरे यो गलत कर दिया, ठीक है कोई नहीं भैया, आपने लिख लिया होगा, अन्यथा जो है वीडियो क्या करेंगे आप पीछे करके भी जो क्या है चीज़ें लिख लेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीछे आने का इसमें कोई विकल्प नहीं, ये तो डायरेक्ट है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त को प्रणाली को प्रारंभ की शुरुआत की थी, तो आप क्या बताएंगे कि देखिएगा, गवर्नर जनरल अगर पूछे तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति पूछ रहा है तो हॉल्ट मैकेंजी जो है, हॉट मैकेंजी, हॉट लिखा हुआ है, हॉल्ट लिखेंगे, हॉल्ट, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। अब देखिएगा थोड़ा सा मुझे प्रश्न अजीब लग रहा है, क्योंकि सैन्य व्यय जो है हर साल जो क्या होता रहता था, बदलता रहता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी बार युद्ध हो गया तो उस बार ज़्यादा पैसा लग जाता था, लेकिन अनुमानित जो व्यय है ज़्यादा मोस्ट ऑफ डाटा माना गया है वो कितना 40% माना गया है। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा प्रश्न आएगा तो डिलीट हो जाएगा या फिर 40% ही मानेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जो ब्रिटिश शासन यहाँ पर करते थे वह आर्मी मिलिट्री में कितना पैसा अपने कुल पैसे का खर्च कर देते थे, लगभग 40% खर्च कर देते थे। सर्वप्रथम अफवाह का सिद्धांत, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है अफवाह का सिद्धांत, इसमें चीज़ें जो है लिख लीजिएगा। इसका प्रतिपादन किसने किया था भाई, मैं तो सलाह दूंगा इसे इंग्लिश में याद कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश बोलिएगा, क्योंकि ऑलवेज जो है भाषा को मैं एक माध्यम ही मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाषा जो है अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा, इंग्लिश शब्द लिखा देता है हमसे इंग्लिश नहीं बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि प्रश्न में जो है आपको आसानी हो सके। इंग्लिश में याद रखना, ड्रेन बेल्ट थ्योरी, क्या ध्यान रखना है, ड्रेन, ड्रेन बेल्ट, ड्रेन बेल्ट थ्योरी जो है आपको इंग्लिश वर्जन इसका ध्यान रखना है। क्योंकि अभी यहाँ पर अपवाय सिद्धांत लिखा हुआ, इसी को क्या कहते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को एक जगह कहीं पर अभी उत्सारण सिद्धांत लिखा हुआ मिलेगा, क्या पता दूसरा शब्द आ जाए। तो ड्रेन बेल्ट थ्योरी जो है आपको ध्यान रखना है, इसे शुद्ध रूप से हिंदी में धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है 1867 में किया गया था, किसमें, 1867 में, और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इनकी बातें इकट्ठी लिखा दूंगा भाई, प्रश्न जो है इनसे आता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है 1867 में क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। और इन्होंने जो क्या किया हुआ था, एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम है इंग्लैंड डेप्ट, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है। ये जो है एक लेख लिखा हुआ था 1867 में, और इस लेख में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। इसका अर्थ क्या होता है, धन निष्कासन से पूछे आपका जो है अर्थ क्या होता है, धन निष्कासन ड्रेन बेल्ट थ्योरी का अर्थ ये होता है कि देखिए 2 नंबर पे जब प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे ही शब्दों का, कूट शब्दों का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, कूट शब्दों का। धन निष्कासन मैं लिख देता हूँ, धन निष्कासन का मतलब क्या है, और धन निष्कासन को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रेन बेल्ट कहते हैं। तो धन निष्कासन का मतलब होता है कि बिना प्रतिफल के धन का निर्गमन यानी कि निकलना, निर्गमन। तो बिना प्रतिफल के धन का निर्गमन, तो 2 नंबर में ऐसे ही परिभाषा लिख पाएंगे एक लाइन में, बस ठीक है, इतना ही समझिएगा। अब भाषा में समझा देता हूँ कि अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से जो है धन भेज देते थे भारत में, भारत से जो है इंग्लैंड में भेज देते थे, लेकिन उसका प्रतिफल हमें क्या मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। इसी को क्या कहा गया था, धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया था। और फिर बाद में जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उस किताब में भी गहराई से चर्चा की कि भारत लगातार गरीब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अवैध शासन है अंग्रेज़ों का। तो ये बात लिखी इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारे काम किए थे भारत में आर्थिक दृष्टि से, तो बात करेंगे। तो ये क्या आपको सिद्धांत समझ में आया। आगे चल करके इसी सिद्धांत पर आर सी दत्त ने भी जो क्या किया, अपना मत समर्थन दिया।
तो आर.सी. दत्त भी जो है इससे क्या थे, समर्थक थे। और इन्होंने टाइम तो मुझे नहीं पता कब लिखी थी पुस्तक, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी। पुस्तकें आर्थिक दृष्टि से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लेख एक हो गया 1867 का लेख, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। आर.सी. दत्त ने एक पुस्तक लिखी हुई थी, उसका नाम है उस पुस्तक का भी वही नाम है कुछ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसी पुस्तक लिखी हुई थी इन्होंने। कौन सी पुस्तक? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक इकोनॉमिक हिंदी से लिखें क्या भाई? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिंदी से भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ये पुस्तक किसकी है? आर.सी. दत्त की है। इस पुस्तक में भी धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन ये दादा भाई नौरोजी के बाद में आते हैं। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया हुआ था। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? दादा भाई नौरोजी का। अभी जो है दादा भाई नौरोजी की आगे बातें लिखाएंगे गहराई से। यहाँ पर ट्रेंड बेल थ्योरी आप समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक नहीं थे? यानी कि उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजों के आर्थिक आलोचक नहीं थे। तो भाई दादा भाई नौरोजी तो थे, इन्होंने अपनी किताबों में खूब आलोचना की है। सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आर.सी. दत्त भी थे, लेकिन भगत सिंह जो है ये अलग बात है। ये जो है क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी आंदोलन में इनको पढ़ेंगे। अभी हम आर्थिक इतिहास पढ़ रहे हैं, तो क्रांतिकारी थे। तो दादा भाई नौरोजी को भी पता था भाई कि ये जो है चीज़ें क्या है, गलत हो रही हैं हमारे साथ में, लेकिन कर भी क्या सकते थे भाई? समझदारी दिमाग वाले आदमी थे, कर भी क्या सकते थे? तो पहली बात है, कहा कि पहले ये तो लोगों को बताया जाए कि भाई तुम्हारे साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की किताबें, आर्थिक आलोचनाएँ, नीतियाँ, ऐसी जो बातें की। फिर अभी जो है हम समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे। वो आप जो है भारतीयों को मानसिक स्तर पर तैयार करेंगे। बाद में क्रांति जो होगी बहुत बाद में, ठीक है, फिर बाद में जो है व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार होगा। अगर ये जो है शुरुआत में पहले ही लड़ जाते तो अंग्रेज इन्हें जो है पहले ही मार देते थे, और भारत हर समय पर जो है जागरूक नहीं हो पाता। तो बाद में यही किताबें पढ़ पढ़ तो जागरूक हुए सभी लोग। तो यहाँ पर जो हम क्या कर लेते हैं, दादा भाई नौरोजी की सभी बातें कर लेते हैं। हेडिंग लगाइएगा दादा भाई नौरोजी, शॉर्ट में हम लिखेंगे दादा भाई नौरोजी। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बातें इनकी जो है दिखा देता हूँ मैं, लिख लीजिएगा। इनकी जो बातों में आपको लिखना है, तो पहली बात लिखिएगा दादा भाई नौरोजी को लेकर के। आप पहली बात यहाँ पर लिखेंगे कि पहली बात तो क्या थे, ये पारसी थे, यानी कि जो ईरान से आकर के यहाँ पर लोग बस गए थे, ये वही पारसी थे, ठीक है, पारसी थे। दूसरी बात, इनका लेख है आपको लिखा दिया है पहले, जिसमें जो है इन्होंने क्या दिया हुआ था, वो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ था। 1867 में इन्होंने जो है क्या लिखा था, अपना लेख लिखा हुआ था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। फिर इनका आपको ध्यान रखना है, इनकी बुक ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? इनकी बुक जो है ध्यान रखनी है। इनकी पुस्तक जो है, उस पुस्तक का नाम क्या है उसका भी बाद में देख लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए। इनकी बुक ध्यान रखना है, इनका लेख हो गया, इनका बुक हो गया। इनका जो है समाचार पत्र एक ध्यान रखिएगा, इन्होंने समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, समाचार पत्र इन्होंने जो है। फिर इनके आपको संगठन ध्यान रखने हैं, संगठन ध्यान रखने, कौन कौन से इन्होंने संगठन बनाए थे, 3 संगठन हैं इनके, वो ध्यान रखना है। फिर इनको ध्यान रखना है, एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम इनके ध्यान रखना है। ये कांग्रेस के संस्थापकों सदस्यों में भी तो एक थे, क्या थे, कांग्रेस। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ था, क्या दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ था। फिर अगर बात की जाए और बात करें इनके बारे में, तो और बातों में ध्यान रखिए कि संसद में जो है ब्रिटेन में सदस्य रहे हैं भाई, ब्रिटेन के सांसद भी बने थे, क्या बने थे, संसद भी बने थे, संसद भी बने थे। और फिर आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्या किया था कि एक बात ध्यान रखना है, ये वे संगठन में थे। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने ज्ञात की थी भारत में प्रति व्यक्ति आय, तो किसने ज्ञात की थी, दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाली थी प्रति व्यक्ति आय। तो इतनी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, इनकी ध्यान कर लेनी है। और एक इनका जो है संगठन, ठीक है, ये पारसी थे, लेख हो गया इनका। बुक जो है इनकी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी क्या ध्यान रखनी है, किताब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी, और अन ब्रिटिश मतलब कि भारत में कैसे किस प्रकार से अवैध शासन ने जो है, अंग्रेज़ों के अवैध शासन ने गरीबी को बढ़ावा दिया। इनके समाचार पत्र को ध्यान रखना है, राप्त गोपतार,
राप्त गुप्तार जो है इनके क्या ध्यान रखना है, समाचार पत्र का नाम ध्यान रखना है। और संगठन में जो है इनके एक संगठन भाई समाज सुधार के लिए इन्होंने बनाया हुआ था, इसका नाम था रहमनुमाई। रहमनुमाई पूरा नाम कुछ और है, रहमनुमाई मजायदन, मजायदन रहमनुमाई, ठीक है। तो ये मजायदन ऐसा कुछ नाम और है इसका। और एक संगठन इन्होंने बनाया हुआ था भारत में जो है भारतीयों की समस्याएं अंग्रेज़ों तक पहुंच सकें, इसके लिए जो है यह एक संगठन बनाते हैं। 1852 में जो है इन्होंने संगठन बनाया हुआ था जिसका नाम था बम्बई एसोसिएशन। क्या नाम था? बम्बई एसोसिएशन नाम का इन्होंने क्या बनाया था, संगठन बनाया हुआ था, बम्बई एसोसिएशन। ये जो है 1866 में इन्होंने एक लंदन में भी संगठन बनाया हुआ था ताकि लंदन में जो है अंग्रेज़ों की कमियां दिखाई जा सकें। तो इन्होंने लंदन में जो संगठन बनाया था 1866 में, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने लंदन में संगठन बनाया हुआ था। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है इन्हें। तो ग्लैंड स्टोन भी कह देते हैं, ऐसे कई नामों से इन्हें जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 3 बार जो है कांग्रेस के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। 1800 यह जो है 1892 में ध्यान रखिएगा संसद के जो है सदस्य बने थे ब्रिटेन में। और ये जो है लिबरल पार्टी से जो है सदस्य बने हुए थे। कौन सी पार्टी से? लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी से जो है सदस्य बने हुए थे। तो इतनी बातें आप क्या कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। आपको ये बातें ढूंढने में जो है पूरा इतिहास निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है एक निचोड़ निकाल पाएंगे। और जब भी दादा भाई नौरोजी का प्रश्न आए ना, इसी प्रकार से करिएगा। आपका देखना, जब ऐसा करेंगे ना तो बहुत जल्दी जो है आपकी फैक्ट फाइल इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप जो है सब सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, उत्सारण सिद्धांत का मतलब क्या है? वही है धन निष्कासन का सिद्धांत है। इंग्लिश वर्जन देखिएगा, ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है देखने को मिल जाएगा। कौन उस पर विश्वास नहीं करता था? तो बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, महादेव गोविंद नाड, सर सैयद अहमद खान जो इस पर विश्वास नहीं करते थे। यह जो है बहुत मतलब इतनी खतरनाक भाषा बोलते थे कि पूरा अलगाववाद को जो है इन्होंने बाद में जो है बहुत ज़्यादा अलगाववाद को समर्थन किया था। पहले जो है शुरुआत में बहुत बड़े वकील थे, तो ये राम राम करने वाले थे, राम रहीम एक बोलने वाले थे। बाद में जो है इन्होंने क्या कर दिया था, पूरा का पूरा अलग कर दिया था सिस्टम। तो सर सैयद अहमद खान इस बात पर भरोसा नहीं करते थे। अगली बात करते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसमें अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार से जो लूट रही हैं उसका वर्णन किया गया है। और यह जब हम इनकी पुस्तक की बात करते हैं कि यह पुस्तक जो है कब प्रकाशन में आई थी, तो आप क्या कहेंगे? 1901 में जो है ये लंदन से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? लंदन से जो है प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी वहाँ पर ज़्यादा जाते रहते थे। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए जो ब्रिटेन की संसद होती है, जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ पर 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में है। भारत में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। इसी प्रकार से वहाँ हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब कि हाउस ऑफ लॉर्ड होती है वो राज्यसभा की जैसी होती है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड होती है और हाउस ऑफ जो है कॉमन होती है, तो ये लोकसभा के समान होती है। तो दादा भाई नौरोजी जो है यहाँ पर 1892 में जो है सदस्य बनते हैं। और किस पार्टी से बने हुए थे? ये उदारवादी दल से बने हुए थे। लिबरल कहिएगा या उदारवादी कहिएगा, 2 ही वहाँ पर दल हैं भाई, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक वहाँ पर लिबरल पार्टी है, बाकी ये पार्टी ही नहीं है वहाँ पर। जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी है, ऐसे वहाँ पर 2 पार्टी ही हैं। तो उदारवादी दल से जो है या लिबरल पार्टी से जो है 1892 में यह क्या बने हुए थे? ब्रिटिश संसद में जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था इनकी टिकट पर और जीते भी थे। प्रथम भारतीय हैं ये ऐसे करने वाले। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश काल के समय अत्यंत संकट होने का एक कारण विऔद्योगीकरण था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, मतलब अर्थव्यवस्था आप समझते हैं अगर थोड़ा बहुत, तो इकोनॉमी अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, इकोनॉमी में 3 सेक्टर हम पढ़ते हैं। कितने सेक्टर पढ़ते हैं? 3 सेक्टर पढ़ते हैं। इन 3 सेक्टर में बात की जाए, एक होता है प्राइमरी सेक्टर।
प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है टर्टरी क्षेत्र यानी कि तीसरा क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कह दिया जाता है। जो सेवा क्षेत्र होता है इसमें सर्विस वाले लोग जो है आते होते हैं। सर्विस जो सेवा क्षेत्र है इसमें ज़्यादा करके बैंक आते हैं, होटल आते हैं और भी जितने भी लोग नौकरी में होते हैं, सरकार पूरी आती है, सर्विस सेक्टर में आती है। और जो द्वितीय मतलब पैसा कमाने की दृष्टि से बात कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में जो आते हैं इसमें कौन आता है, उद्योग आते होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है। प्राथमिक क्षेत्र में खास तौर से अगर बात की जाए तो कृषि और वन आते हैं। क्या आते हैं, कृषि और वन आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जहाँ तीनों पक्ष मजबूत होते हैं, खास तौर से अगर बीच का क्षेत्र मजबूत होता है उद्योग वाला, तो कृषि कई बार वहाँ पर लॉस हो जाए ना तो उद्योग संभाल लेता होता है, क्योंकि उद्योग में जो है बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं, लोन दे देती हैं, यहाँ पर रोजगार दे देती हैं या फिर सामान उधार दे देती हैं, और सर्विस सेक्टर भी मजबूत होता है तो सरकार मुआवजा देती है। लेकिन भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने में ये भी शून्य था और ये भी शून्य था, क्योंकि उद्योग तो किसी कोई लगी हुई नहीं थी। उद्योग पूरे का पूरा किसके हाथ में था, अंग्रेज़ों के हाथ में था। तो जब भी यहाँ पर अकाल पड़ते थे ना तो सब कुछ शून्य हो जाता था, यानी कृषि गई तो सब कुछ गया, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता था यहाँ पर। तो कहता है क्या कारण थे कि जब ब्रिटिश काल में काल नहीं भाई, ब्रिटिश काल में अकाल के समय, थोड़ा शब्द यहाँ पर मिस है, ब्रिटिश काल में अकाल के समय अत्यंत संकट हो जाता था। मतलब संकट तो पहले भी से था, लेकिन जब अकाल पड़ते थे तो अत्यंत संकट हो जाता था। उसका एक कारण विऔद्योगीकरण था। विऔद्योगीकरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं, उद्योग बढ़ते जाते हैं लगातार, तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं। और जहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन होता है उसे विऔद्योगीकरण कहते हैं, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोलते हैं। तो उद्योगों का न होना विऔद्योगीकरण था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहता है कि विऔद्योगीकरण क्यों हुआ था। प्रश्न ये कह रहा था कि भारत में ऐसा कौन सा वो था कि उद्योग यहाँ पर नहीं लग पाए थे। तो विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया मतलब समझ में आया। विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया का मतलब है उद्योग न लगना और उद्योगों की बजाय जो है लोगों का कृषि के क्षेत्र में क्या करना, बढ़ जाना। ये क्या है, विऔद्योगीकरण है। उद्योगों का घटना और प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ना, यही क्या होता है, विऔद्योगीकरण होता है। तो अब प्राथमिक क्षेत्र में क्यों बढ़े, उद्योग क्यों घटे, ये इसके बारे में बताया गया। तो विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया का मतलब लगातार उद्योगों का कम होना और कृषि क्षेत्र में बढ़ना। तो कहता है ये प्रक्रिया क्यों बढ़ी थी और उस संदर्भ में कौन सा कारण जो है सही नहीं है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल प्रारंभ हुई थी भाई। क्यों प्रारंभ हुई थी, क्योंकि 1813 का जो आपको ध्यान होगा कानून आया हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 का जो आता है, उसमें उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने क्या कर दिया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, जो ये भारत था, यहाँ पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, एकाधिकार था कि वही क्या कर सकती है, यहाँ पर व्यापार बिजनेस कर सकती है। अब जो है ब्रिटेन ने क्या किया, 1813 के अधिनियम के माध्यम से क्या कर दिया कि इस एकाधिकार को ख़त्म कर दिया। मतलब क्या है, ख़त्म कर दिया तो यहाँ से अब कोई भी आ सकता है, हर कोई यहाँ पर व्यापार कर सकता है। तो तमाम कंपनियाँ यहाँ इंग्लैंड की आने लगी और व्यापार करने लगी। अब तो लूटामारी मच गई। तो इसके कारण भी विऔद्योगीकरण हुआ था। इनका उद्योग बढ़ने से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ब्रिटेन का उद्योग बढ़ा था लेकिन हमारा तो नहीं बढ़ा था ना। तो ये बात जो है सही है, यह प्रक्रिया आरंभ हुई थी 1813 में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति ने विऔद्योगीकरण को गति प्रदान की, तो ये बात भी सही है। कृषि अकाल की स्थिति में उद्योग एक सहारा होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। अंग्रेजों ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, हो सकता है ऐसा, बढ़ावा दिया, परंतु भारतीयों की रुचि नहीं थी। ऐसा कोई अंग्रेजों ने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कभी बढ़ावा देने के लिए। रुचि तो दूर की बात है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। और यह विचार किसने किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने ये विचार दिया हुआ था, तो यह विचार जो है कार्ल मार्क्स का है। किसका है, ये विचार जो है कार्ल मार्क्स का है। और इनकी पुस्तक हमेशा ध्यान रखिए, समाजवाद के संस्थापक थे ये। दास कैपिटल जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, दास कैपिटल, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है 22 नंबर का, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने जो है शुरुआत की हुई थी दक्षिण भारत में सिंचाई बनाने की। लेकिन पता नहीं भाई प्रश्न कैसे पूछता है ये, क्यों भूल जाते हैं लोग। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वर,
विश्वेश्वरैया। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो थे दक्षिण भारत का प्रथम इंजीनियर इन्हें माना जाता है। भाई स्वदेशी तकनीकी से पूरे के पूरे इन्होंने डैम बना दिया था। क्या बना दिया था? पूरा का पूरा डैम बना दिया था। और इसे जो है लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्हीं की जन्मदिन पर जो है इंजीनियर डे मनाते हैं भारत में। ठीक है, तो अभी मेंस में टॉपिक जोड़ा हुआ था लेकिन फिर से हटा दिया। तो उसके उस टाइम पर हमने चीज़ें पढ़ी हुई थी कि ये व्यक्ति कौन हुए थे। बहुत सारे काम, सड़क बनवाई हुई थी खुद की देसी तकनीकी से, सड़क बनाने का सिस्टम, बांध बनवाने का सिस्टम और सिंचाई व्यवस्था, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। शायद इनके बाद रहे होंगे। तो सर आर्थर कॉटन जो है ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था? मतलब आर्थिक स्तर पर 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजों ने काम किए, शासन किया, उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया? ये प्रश्न पूछ रहा है। राजनीतिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर नहीं, आर्थिक स्तर पर। भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में वृद्धि हुई। कैसा कभी हो सकता है भाई? पूरा का पूरा कच्चा माल अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। हस्तशिल्पियों की हड्डियाँ टूट चुकी थी। एक क्या नाम है भाई? विलियम बेंटिक। क्या नाम है? विलियम बेंटिक। वो कथन कहता है, कथन ध्यान रखना। विलियम बेंटिक क्या कहता है कि व्यापार के इतिहास में पूरी दुनिया में हमारे जैसी व्यवस्था कहीं और नहीं मिलेगी। भारत के बुनकरों और हस्तशिल्पों की हड्डियां टूटी पड़ी हुई हैं, बिखरी पड़ी हुई हैं। बंगाल का वो क्षेत्र भाई, बंगाल बिहार अगर बात की जाए, ये वाला क्षेत्र जो गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है, दुनिया का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये। कब? जब अंग्रेज यहाँ पर आए हुए थे। कभी आपने सोचा है मगध इसी क्षेत्र में हुआ करता था? मगध राज्य, तो एक समय पर जब मगध राज्य यहाँ पर हुआ करता था तो यहीं पर जो है प्राचीन काल में समृद्धि का कारण बना था यही जो है, क्योंकि बहुत अच्छा उत्पादन होता था यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज 1947 में जाते हैं ना, इस क्षेत्र को ऊसर में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ऊसर जमीन में बदल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब ज़मीन से वो उत्पादन लिया गया, कुछ कभी ज़मीन पर सुधार नहीं किए गए, क्योंकि ज़मीन किसी की रही ही नहीं गई थी। जमींदार क्यों सुधार करेंगे? किसान क्यों सुधार करेंगे? पता नहीं कब उनकी छीन ली जाए। तो विलियम बेंटिक का स्टेटमेंट ध्यान रखना, कई बार ऐसे पूछ लेता है, किसने कहा हुआ था ये कि हड्डियां जो है बुनकरों की भंगुर हो चुकी है, मतलब टूट चुकी हैं। और भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। कहाँ से वृद्धि हुई भाई? ये तो हुआ ही नहीं था। अंग्रेजों ने ऐसा कभी नहीं किया था। इन्हें लाइसेंस ही नहीं देते थे। देते थे तो बहुत बड़ा टैक्स लगा देते थे। एक तरफ है अंग्रेज जो है अपने देश के व्यापारियों को फ्री कर देते थे, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा टैक्स लगा देते, तो ये कभी उद्योग लगा ही नहीं पाए। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण है, ये बात बिल्कुल सही है। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तो हुआ था थोड़ा मोड़ा, लेकिन ये भी नहीं हुआ था भाई जैसे ही हस्तशिल्प का पतन हुआ ना। क्या? हस्तशिल्प का जैसे ही पतन हुआ, जैसे पहले जो अच्छे अच्छे कारीगर होते थे, हस्तशिल्प का मतलब हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें के जो कार्य करने वाले थे, जैसे कि बढ़ई, जैसे कि फर्नीचर बनाने वाले, जैसे कि कुम्भकार, जैसे कि अभी जो है छीट वगैरह चलती है मध्य प्रदेश में, हमने पढ़ी हुई थी, बहुत से हाथ से चीज़ें बनाई जाने वाली और बहुत सी चीज़ें हाथ से बनती हैं। तो उन सब का जब पतन हुआ ना, तो ये सभी लोग कहाँ आ गए? उद्योग और हस्तशिल्प वाले किसानों के मतलब खेती करने लगे। क्या करने लगे? किसानी करने लगे। तो किसानी करेंगे तो कहाँ? शहरों में बसेंगे क्या? नगरों में बसेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? गाँवों में जाएंगे। तो तीव्र वृद्धि नहीं हुई थी, वाणिज्यीकरण हुआ था। ये बात सही है। वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है कि बाजारू फसलों का उत्पादन किया जाना। क्या किया जाने वाला? बाजारू फसलों का उत्पादन किया जाने वाला। जैसे एक फसल होती हैं, जैसे बात की जाए खाद्यान्न फसलें होती हैं। क्या होती हैं? फसलें खाद्यान्न होती हैं। और क्या होती हैं मतलब मार्केट वाली फसलें भी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें कह देते हैं। जैसे कि गन्ना है, चाय है, जूट है, मूंगफली है, ये क्या है? व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न में आता है खासतौर से गेहूँ, ज्वार, मक्का, गेहूँ, ज्वार, मक्का, काकुन, सामा, ये चीज़ें जो है, धान, चावल, ये चीज़ें आती हैं किसमें? खाद्यान्न फसलों में। तो अंग्रेज जो है नगद में टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? नगद में टैक्स लेते थे। तो खास तौर से नील की खेती करने को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, क्योंकि उनका पैसा उसमें जो है व्यापार होता था उससे। तो वाणिज्यिकरण मतलब वाणिज्यिक फसलों का बोया जाना। अब इससे क्या हुआ कि भारत जो पहले कभी मक्का की रोटी खाता था, बाजरा की रोटी खाता था, हष्ट पुष्ट रहता था, अब वो भूल गया कि भाई हम मोटा अनाज क्या होता है। वो सीधा तिली बोने लगा, मूंगफली बोने लगा, और मतलब व्यापारिक फसलें बोने लगा। क्यों? क्योंकि उसे भाई टैक्स के रूप में देना होता था पैसा। और वो गेहूँ जो है वो अंग्रेज खरीदते नहीं थे, वो बहुत इसे बेकार मानते थे। ठीक है, तो गेहूँ गेहूँ भी हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं पहले खाया जाता था। ज़्यादा करके जो हमारे यहाँ पर चीज़ें खाई जाती थी ना, तो ज्वार खाई जाती थी। ठीक है, ज्वार, मक्का,
सामा, काकुन, चावल, ये चीज़ें खाई जाती थी। ये गेहूँ भी जो है अमेरिका की देन है, ठीक है। ये जो गेहूँ आप खाते हैं ना, गेहूँ नहीं, हमारे यहाँ पर जो गेहूँ खाया जाता था उसे कठिया गेहूँ बोलते हैं, लाल कलर का होता है ये दुनिया में आज जो है बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, लेकिन ठीक है, जो अभी हम खाते हैं ये अमेरिकन गेहूँ है। जो अभी आप लोग खाते हैं डब्लू बोलते हैं, और डब्लू बोलते हैं, लोकमन बोलते हैं, सुजाता, ये मैक्सिकन गेहूँ है जो हरित क्रांति के बाद में आया हुआ था। वरना हम जो है देसी खाते थे, वो है कठिया गेहूँ। लाल कलर की रोटी इसकी बनती है, लाल कलर का होता है ये गेहूँ, बहुत पौष्टिक होता है, ठीक है। मालवा में खूब होता है, विदेशों में दुगनी कीमत पर बिकता है ये, तो वही लोग अब ये खा रहे हैं ना। बहुत सारा सिस्टम है यार का। तो ये वाला सिस्टम हो गया आपका। वाणिज्यीकरण हुआ था अंग्रेजों के कारण। क्यों हुआ था मैंने बता दिया, टैक्स नगद में लेते थे तो वाणिज्यिक फसल बोई जाती थी। आगे बात करते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था, तो ये हम पढ़ चुके हैं, 1881 में आया था। किसके समय पर, रिपन के समय पर जो है ये आया हुआ था। अगली बात करते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है मोचगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई है, तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा। और ये कि प्लान्ड इकोनॉमी मतलब प्लान्ड है भाई, प्लान्ड का मतलब योजना, योजना मतलब कि भारत का विकास कैसे होगा, भारत का विकास कैसे होगा उसकी जो है पूरी की पूरी जो है योजना प्रस्तुत करते हैं। 1934 की पुस्तक है ये। विश्वेश्वरैया जी जो है एक योजनागत विकास के रूप में बताते हैं। आगे चल कर के भारत ने जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी, तो कहीं ना कहीं इसका आधार था यहाँ पर। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे जो है आज के प्रश्न हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्लास को करते हैं ख़त्म, क्योंकि समय जो है फिलहाल में अभाव है। अगली क्लास जो है हमारी होगी सूफी मत की करेंगे अगली क्लास। चलिए, थैंक यू।